हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 4 चल रहा है डीजी एंड टीए यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 4 में लेक्चर नंबर 2 है और इस पेपर में हमारे पास बुक कौन सा रहने वाला है, टीए यानी टेंसर्स एनालिसिस, जैसा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं जेपीएच की बुक है। तो देखो आज हमारे पास इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर नेक्स्ट हम टेंसर्स एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर छोटी छोटी बेसिक जानकारी या छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह सीखी थी। तो अगर आपने लेक्चर 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर 1 को देखिए और उसके अपने नोट्स खुद के हाथ से तैयार कीजिए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने आपको टेंसर की डेफिनेशंस, फिर स्पेस ऑफ एंड डायमेंशन, फिर सब स्पेस ऑफ एंड डायमेंशन, फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन भी 2 टाइप्स के, एक तो इंडिशियल से इंडिशियल कन्वेंशन से और दूसरा हमारे पास क्या था, आइंस्टीन सुमेशन कन्वेंशंस, ठीक है। उसके बाद हमने डमी इंडेक्स भी सीखी थी लास्ट जाते जाते, डमी इंडेक्स। अब आज देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोनिकर डेल्टा, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रोनिकर डेल्टा और ये क्रोनिकर डेल्टा आपका खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है भाई। क्रोनिकर डेल्टा आपका खूब अच्छे से छोटी क्लासों में से पढ़ते थे। डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 होगा यदि आई और जे बराबर होता है और 0 होगा यदि आई और जे बराबर नहीं होता, और खास करके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स वगैरह में ज़्यादा आया करता था, ठीक है। आज हमें इसको टेंसर्स के फॉर्म में लिखना है। आज हमारे पास एक क्रोनिकर डेल्टा को किसके रूप में लिखना है, टेंसर्स के रूप में लिखना है। डेफिनेशंस हमारे पास यही रहेगी, तो आप लिख देना कि क्रोनिकर डेल्टा आई ऊपर ले लो और जे नीचे रहने दो, आई ऊपर ले लो और जे इसके नीचे रहने दो। तो क्रोनिकर डेल्टा का सिंबल क्या हो गया, डेल्टा, आई ऊपर रहने दो और जे हमारे पास नीचे रहने दो। इसकी डेफिनेशंस क्या हो जाएगी, सेम डेफिनेशन है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। अगर आई और जे हमारे पास बराबर होता है तब तो 1 आ जाएगा और ये बराबर नहीं है तब हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। बस क्रोनिकर डेल्टा लास्ट टाइम बच गया था, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन थी जिसे आप इस प्रकार से यादें रखोगे। देखो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने मान लो ऐसे ले लिया डेल्टा पी और क्यू ले लिया, तो आपको पता है 1 कब आएगा, जब पी क्यू हमारे पास बराबर होंगे, और 0 कब आएगा, जब पी क्यू हमारे पास 0 बराबर नहीं होंगे। तो जरूरी नहीं है कि बस ये तो एक सिंबल दिखाना होता है हमें, कोई ना कोई आई और जे। और यहाँ हमारे पास आपको पता ही है, इस टेंसर में हमने स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस पढ़ते वक्त बताया था, आई इज इक्वल टू क्या होता है 1 2 से लेके n, और j इज इक्वल टू क्या होता है 1 2 से लेके n, ठीक है। अब नॉर्मली तो क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं i इज इक्वल टू या j इज इक्वल टू 1 2 से लेके n, हम छोटा n लिखते हैं। आज हमें स्मॉल n नहीं कैपिटल n लिखना है। और यहाँ जो ये 1 है 2 है, ये ऐसे नहीं बता रहे कि ये x है, ये x का होल स्क्वायर है, ये x की होल क्यूब है, नहीं, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्रकार से डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट डायरेक्शन है, ये सेकंड डायरेक्शन है और ये एनवी डायमेंशन से या डायरेक्शन है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही पिछले वाले लेक्चर्स में हमने क्लियर किया, स्पेस ऑफ एन डायमेंशन। तो यहाँ भी हमारे पास जो ये आई और जे चल रहा है, ये हमारे पास आई या जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 2 से लेके एन तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्रोनिकर डेल्टा है। अब आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टीज में लिखिए, टॉपिक हेडिंग डाल के लिख लिए, प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनिकर डेल्टा। हमारे पास क्रोनिकर डेल्टा की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं,
ठीक है, हम छोटी छोटी प्रॉपर्टियों की ओर हम ध्यान देंगे। जैसे सबसे पहले आप ऐसे बताइए कि मैं बोलूं कि डेल्टा 1 1 क्या आ जाएगा। आपको पता है, देखो आई और जे क्या हो गई, इक्वल इक्वल हो गई। समझिए इस बात को, हमारे पास है आई और जे क्या हो गए हैं, इक्वल इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब ये क्या आएगा, 1 आएगा। आई और जे हमारे पास इक्वल इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या ऐसे आ जाओ डेल्टा 2 और 2, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। या लास्ट चल के डेल्टा n और n, ध्यान देना छोटा n तो अब लेना ही नहीं है, n और n आ जाए तो सबकी वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। मतलब 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, मतलब आई और जे अगर यहाँ बराबर आ गए तो क्या आ गया, 1 आ गया। और मान लो ऐसे आ जाता 1 2, डिफरेंट होगा गया कि नहीं होगा। या उल्टा कर लो डेल 2 1, या ऐसे कर लो 3 4, कैसे भी कर लो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आ गए, सब किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे। अरे ये देखो आई और जे इक्वल आ गए, इक्वल आ गए आई और जे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1। ये यहाँ क्या है, आई जे डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो हमारे पास ये है। तो हालांकि कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर भी आप इसमें समझ सकते हैं कि अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा। दूसरा मैं बोलूं कि डेल्टा आई आई क्या होता है, तो मैं बोलूंगा डेल्टा आई हमारे पास n के बराबर होता है, कैपिटल N के। ठीक है, अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ छोटा सा इसका प्रूफ लिख लो कि जो डेल्टा आई आई है, आप बताइए इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3 प्लस डैश डैश एन एन प्लस डैश डैश एन एन, क्योंकि आपको पता है ये आई और आई है, ये 1 2 से लेके, क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है आई है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1 2 से लेके n डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। अब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाना ये 1 2 से लेके n तक है। जे है वो भी 1 2 से लेके n तक जाता है। तो आप बताइए भाई ये दोनों इक्वल हुए क्या, वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये 2 और 2 आई और जे बराबर हो गए, यहाँ देख लो 2 और 2 आई और जे बराबर हो गए, 1 फिर 1 फिर लास्ट में 1। कितने टाइम्स जोड़ेंगे, जितने नंबर ऑफ डायमेंशन होंगे। कितने नंबर ऑफ डायमेंशन हैं, टोटल n डायमेंशन हैं, तो ये सारे 1 मिलके क्या कहलाएंगे, n कहलाएंगे। तो ये सारे n मिलके हमारे पास क्या कहलाएंगे, n कहलाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं एक बार वापस मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रोनिकर डेल्टा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनिकर डेल्टा। आप चाहो तो बस इसे प्रॉपर्टीज मान सकते हो, ये तो आपको पता है सिंपल सा, हम इसकी वैल्यूज 1 रख लेंगे, इसकी 0 रख लेंगे, ना भी याद रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो डायरेक्ट हम डेफिनेशन से देख के निकाल लेंगे। तो एक प्रॉपर्टी तो आप ये मान सकते हो कि डेल्टा आई आई है वो हमारे पास क्या होता है, n होता है, और ये i इज इक्वल टू 1 2 से लेके कैपिटल N तक चलता है। ठीक है, तो ये डेल्टा आई एक प्रकार से प्रॉपर्टी होगी, इसे ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो बस मैं एक प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टाइप में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आप तो लिख लीजिएगा 1 2 और थर्ड, अपन वहाँ 1 2 थर्ड तक मान लेंगे। ठीक है भाई, थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखिए इसी के नीचे, जो आपने अभी प्रूफ किया है, वो है कि अगर आपके पास a की पावर i है, अगर आपके पास a की पावर i है और आप इसे ऐसे लिख लेते हो डेल्टा की पावर i, ध्यान देना क्रोनिकर से रिलेटेड प्रॉपर्टी लेके आनी है। माना ये हमारे पास कोई टेंसर है इस प्रकार का a की पावर i, तो आप लिखोगे डेल्टा की पावर i। अब आपकी मर्जी, यहाँ j लगाओगे तो आप यहाँ भी j लगाओगे, ध्यान से भाई, आप यहाँ j लगाओगे तो यहाँ भी j लगाओगे। ये सत्य कब है, रख के देखो एक बार, i और j बराबर रख के देखो। जैसे ही i और j बराबर रखेंगे या इस j की जगह i रखेंगे, सोचो इस j की जगह हमने i रख दिया, तो ये क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि i और i क्या है, एक समान है, 1 हो गई, और a की पावर i के क्या है, बराबर हो गई। तो इस प्रॉपर्टी को ये समेशंस के लिए, ओवर समेशंस के लिए ये ट्रू है। तो आप लिखोगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि यहाँ i है तो आप इस i और यहाँ j और j रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपके पास ऐसे आ गया a की पावर r,
तो डेल्टा की पावर ऊपर तो आर लगाना ही लगाना है। अब नीचे क्या लगाओगे ये आपकी मर्जी। जैसे मान लो मेरे को यहाँ आई चाहिए है तो मैंने यहाँ आई लगा लिया। अब आप बोलोगे आई नहीं, किसी क्वेश्चन को एडजस्ट करने के लिए देखो लिखवाई थी ना डमी इंडेक्स, किसी क्वेश्चन को एडजस्ट करने के लिए के चाहिए तो आप के लिख सकते हो। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक क्रोनिकर डेल्टा है। ठीक है, तो दूसरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार से है कि ए की पावर आई है, आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा की पावर आई, और नीचे जो लगाओगे वो ही ए की पावर में वापस हमें लगाना होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी है वो चौथी प्रॉपर्टी है कि हम इसे डिफरेंशिएशंस के रूप में कैसे लिखें। तो ये भी अपने आप में क्रोनिकर डेल्टा की क्या है, एक ही पहचान है। जैसे अगर आपके पास ऐसे आ जाए डेल एक्स की पावर आई अपॉन डेल एक्स की पावर जे, समझिएगा भाई इस चीज को। अगर आपके पास सेम एक्स आ जाए, डेल एक्स की पावर आई आ जाए या डेल एक्स की पावर जे आ जाए, तो आप लगाना डेल्टा, ऊपर कौन है भाई आई और नीचे कौन है जे। ठीक है, या फिर आपके पास ऐसे आ जाए डेल एक्स की बार आई अपॉन डेल एक्स की बार जे, ध्यान से डेल एक्स की बार आई डेल एक्स की बार जे, तो भी ऊपर डेल्टा लगाओगे, ऊपर कौन है आई और नीचे कौन है जे। उल्टा नहीं करोगे। कैसे, अगर ऐसे आ गया मान लो एक्स के ऊपर तो आई लग के आ गया और जे के ऊपर बार लग के आ गया, अब आप इसे डेल्टा आई और जे नहीं लिखोगे। ठीक है, ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए। या ऐसे आ गया कि डेल एक्स की पावर आई ऊपर आ गया, डेल एक्स की जे आ गया, तो भी ये डेल्टा आई जे हम इसे नहीं लिखेंगे। ध्यान देना, ये वाला वेरिएबल्स इक्वल होना चाहिए। जैसे एक्स की पावर है तो एक्स की ही पावर होनी चाहिए, एक्स बार की पावर है तो एक्स बार की ही पावर होनी चाहिए, तभी आप ऊपर वाले को ऊपर लिखेंगे नीचे वाले को नीचे। इसे ऐसे मत कर देना कि बदल के जे ऊपर कर दिया आई नीचे कर दिया, उससे भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना सेम टू सेम होने चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ एंटी कि यहाँ एक्स आ गया यहाँ एक्स बार आ गया, या फिर एक्स बार आ गया यहाँ एक्स आ गया, एंटी साइन नहीं होने चाहिए। अगर एंटी होंगे तो क्रोनिकर डेल्टा के बराबर नहीं होंगे। और अब ये भी मतलब वैसे मत करना कि सर आपने पिछली बार बताया था कि एक्स की बार आएगा तो जे आएगा, अब की बार तो एक्स की बार है तो आई भी आ गया। तो वो तो एक नॉर्मल सिचुएशंस के लिए कि जब भी आप कोई नॉर्मल फॉर्मूला लिखोगे तब एक्स के पावर सिंपल एक्स है तो आई आएगा, बार है तो जे आएगा। बट अब धीरे धीरे क्रोनिकर में क्या है ये देखिए आप, क्रोनिकर में देखिए दोनों मिक्स हो गए हैं, आई ऊपर है जे नीचे, मतलब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाली के इंडिसेस को क्या बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट और नीचे वाली को क्या बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। जैसे ए की पावर आई है, इसे हम कैसे रीड करेंगे, रीड एज ए सुपरस्क्रिप्ट ऑफ आई, सुपरस्क्रिप्ट ऑफ आई। ठीक है, अब मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए ए की पावर आई है, ये तो अपने नॉर्मल आमतौर की भाषा में बोला जाता है, ऐसे बोलना चाहिए सुपरस्क्रिप्ट ऑफ आई। अगर ऐसे आ जाए ए की पावर आई तो इसे हम कैसे रीड करेंगे सबस्क्रिप्ट ऑफ आई, सबस्क्रिप्ट ऑफ आई। बट हमें नॉर्मली ऐसे बोलेंगे कि ए की नीचे आई है ना, आमतौर की सामान्य भाषा में ऐसे बोला जाता है। बट स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, इसको क्या पढ़ोगे आप ए सबस्क्रिप्ट आई, इसे आप क्या रीड करोगे ए सुपरस्क्रिप्ट आई। जबकि यहाँ देखिए ये ऊपर आई है नीचे जे, यानी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों मिक्स टाइप में चल रही हैं। और क्रोनिकर डेल्टा एक प्रकार से अपने आप में मिक्स टेंसेस होता है, इसलिए आप सिंपल रखोगे, सिंपल है तो सिंपल रखोगे और ऊपर बार है तो बार लगाओगे। तो एक तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये लिखोगे। इस साइड में मैं थर्ड नंबर पे दोबारा लिख लेता हूं और दोनों को एक साथ लिख लेता हूं कि डेल्टा आई जे क्या होता है। अगर मैंने ऊपर आई लिखा है और इधर जे लिखा है तो ये देखिए डेल एक्स की आई के भी बराबर होता है और डेल एक्स की पावर जे के भी बराबर होता है। या बार लगाना चाहें तो डेल एक्स की बार आई के बराबर भी होता है, डेल एक्स की बार जे के बराबर भी होता है। ठीक है, तो हम बार लगाएंगे तो बार आ जाएगा, बार नहीं लगाएंगे तो बार नहीं आएगा। उल्टा कर लिया मान लो आपने, जैसे यहाँ के लगा लिया यहाँ आर लगा लिया, तो इसमें अब समझने की कोई बात नहीं है, ये के आ गया और ये आर आ गया। मान लो ये एल लगा लिया और ये एम लगा लिया तो ये क्या आ जाएगा, ये एल आ जाएगा और ये
m आ जाएगा। तो ऐसे हम तरह तरह से इस क्वेश्चंस की सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अहम योगदान निभाता है और ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी, मतलब तीनों चारों प्रॉपर्टियाँ इंपॉर्टेंट हैं। बस वो पहली वाली तो मैं डेफिनेशंस में ऐसे लिख दिया, बहुत से बच्चे तो इसमें भी उलझ जाते हैं, इसलिए एकदम से माइनर सी प्रॉपर्टी थी, वो नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। अब तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं क्रोनिकर डेल्टा की, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बस हमारे पास क्रोनिकर डेल्टा की कहानी बस इतनी सी है, ठीक है भाई। हमारे पास एक क्रोनिकर डेल्टा की कहानी बस इतनी सी है कि डेल्टा आई जे ऐसे लिखा जाएगा। अगर आई और जे आप बराबर कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, बराबर नहीं है तो 0 आ जाएगा। और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां हैं जो चलते चलते हम पूरे के पूरे टेंसर एनालिसिस में, जरूरी नहीं किसी यूनिट फोर्थ में, हम यूनिट फोर्थ में भी, यूनिट फिफ्थ में, मतलब लास्ट तक हर एक लेक्चर में जहां जहां क्रोनिकर डेल्टा आएगा वहां हमारे पास ये प्रॉपर्टियों में किसी भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो सकता है। और मैक्सिमम ये दोनों प्रॉपर्टी सेकंड और थर्ड ज़्यादा काम आएंगी, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी हैं वो ज़्यादा काम में आएंगी क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त, ठीक है। तो अब मैं मान के चलूँगा क्रोनिकर डेल्टा और इसके डेफिनेशंस आपके याद हो चुकी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम होने चाहिए। बस आई है तो आई लगा देंगे, जे है तो जे, जैसे एक्स के बार लगा दिया तो ये भी बार होना चाहिए। इसको ध्यान रखना, एक ही पावर आई है तो क्रोनिकर डेल्टा के ऊपर वाली आई फिर यहाँ जो लगाओगे वो यहाँ लगाना पड़ेगा। और ये आई है, ये एन है, ये तो आपको दिख जाएगी, इसको तो कोई खास बात नहीं है, नहीं लिखते तो भी काम बन जाता। बट कभी कभार ऐसी छोटी छोटी बातों में भी अपन लोग फंस जाते हैं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चंस को लिखिए, ठीक है भाई। अब आप इस क्वेश्चंस को लिखिए, ये क्वेश्चंस हमारे पास जेपीएच बुक के अंदर, जेपीएच बुक के अंदर पेज नंबर, ये हमारे पास जेपीएच की बुक के अंदर पेज नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 6 के ऊपर है और ये एग्जाम्पल नंबर 3 से है। हम क्वेश्चंस टाइप बना के चलते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2 ही वही एक एक 2-2 लाइन के, वो रहने देना, बुक से तो खुद से देख लेना, उसके अंदर यही प्रॉपर्टियां जो मैंने बताई है उन्हीं को इधर उधर से प्रूफ ही करके लिखा। आप डायरेक्ट आइए क्वेश्चंस नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। तो जो हम सबसे पहला क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमारे पास जेपीएस की बुक में पेज नंबर 6 है और बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है। बट अब आप यहाँ अपना क्वेश्चंस नंबर 1 ही मान के चलोगे और उसके पीछे के जो छोटे छोटे जो एग्जाम्पल हो, आप बुक है तो देख लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही है एक एक 2-2 लाइन्स के, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चंस को पढ़िए और पढ़ के पता लगाइए क्या आप पहचान पा रहे हैं कि ये टेंसर का क्वेश्चंस है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप एग्जाम में बैठोगे तो यूनिट 4 के सेक्शन से में क्वेश्चंस नंबर आपको 8 करना है, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। ये चैप्टर जो चल रहा है हमारे पास चैप्टर 1 चल रहा है, ये इधर से मिल जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन 10 नंबर का चैप्टर 2 से मिल जाएगा। थोड़े दिन बाद हम अथवा वाला पार्ट्स पढ़ेंगे, वो आपको 7 नंबर भी मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया कि यूनिट 4 वाले सेक्शंस में देख के आपने टेंसेस को पहचाना। और एक टेंसेस की दूसरी पहचान क्या है, तो इसमें देखो कहीं भी आपको एक बार ये नहीं लग रहा है कि ये टेंसेस को डिनोट कर रहा है। अगर ये ना लिखा हुआ हो तो x1, x2 और xn है ना भाई। अब आप ये मत सोचो ना x1 है ये x लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये x का होल स्क्वायर ही तो नहीं, ये डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 है, 2 है, n है। x की n का मतलब ये स्पेस इन एंड डायमेंशन है ना भाई। पीछे वाले लेक्चर में टॉपिक किया था स्पेस इन कैपिटल N डायमेंशंस, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्पेस इन एंड डायमेंशंस में किसको रिप्रेजेंट करती है, टेंसर्स एनालिसिस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो चलो एक बार तो अस्थायी तौर पे तो हम एमएससी प्रीवियस में पहचान पाएंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास टेंसर से एनालिसिस का है। अब जैसे जैसे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा ही होगा। हर क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ ना कुछ गिवन होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए इट इज गिवन दैट, यस सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है कि, ये देखो इफ का मतलब हमें दिया हुआ है ए एल्फा बीटा, ए एल्फा बीटा, ए एल्फा बीटा, एक्स की पावर एल्फा, एक्स की पावर बीटा। और देखो 3 बराबर के साइन लगा रखे हैं। सोचो एक बार कि अगर ऐसे होता तब तो हम इसको लिख लेते 0 के बराबर,
इसको हम लिख लेते हैं 0 के बराबर। 3 बराबर के साइन का मतलब क्या है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब ये वैल्यू लगभग 0 के ही क्या है, बराबर है। ठीक है भाई, ये वैल्यू हमारे पास 0 के ही क्या है, बराबर है। अब ये अगर इसको रिप्रेजेंट कर रही है तो मैं मान के चलूं कि मैं इसे कोई दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट कर लूं, तो इट इज गिवन दैट ए अल्फा बीटा, अक्स की अल्फा बीटा ऐसा तो दिया हुआ है, तो इसको आप कोई भी एक नए सिंबल के बराबर मान लो। जैसे मैंने एस के बराबर मान लिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे एस के बराबर रिप्रेजेंट कर दिया, तो एस के बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। या ऐसे लिखेगा ए अल्फा बीटा अक्स की अल्फा अक्स की बीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा था इसे 0 का, तो हमने इसको s के बराबर मान लिया कि ये जो है s रिप्रेजेंट कर रहा है, तो s किसके बराबर आ जाना चाहिए, 0 के बराबर आ जाने चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे साइंस के मतलब हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 बराबर नहीं, 2 बराबर नहीं, 3 बराबर, और एग्जाम में 2 भी दे देगा तो भी चल जाएगा। ऐसी इतनी माइनर बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। बट अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा गया है तो बुक्स में हमारे पास JPH की बुक में स्टैंडर्ड लिखा गया, इसलिए मैंने लिख के बताया कि इसका एक्चुअली मीन से ये होता है, इससे रिप्रेजेंट करे, इसलिए हमने किसी एक नए सिंबल से हम इसको मान लिया। प्रूफ क्या करना है, इट इज गिवन दैट, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, और साथ साथ क्या दे रखा है, फॉर ऑल दी वैल्यूज, यही लिख लेना, इट इज गिवन दैट फॉर ऑल दी वैल्यूज, सॉरी वेरिएबल, ऑल दी वेरिएबल, ये हमारे पास है वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल हैं, अक्स की 1 भी है, अक्स की 2 भी है, मतलब ये n के n डायरेक्शंस तक ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ वेरिएबल्स हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, तो ये भी हम लिख देंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। देखते जाइए, धीरे धीरे उलझने लगेगा अपने आप में ही। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब जो हमें रिप्रेजेंट करना है वो करना है ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, गिवन के नाम पर इक्वेशन 1 है, और यहाँ जो अक्स की अल्फा अक्स की बीटा लिखा है, ये बता रहे हैं ये वेरिएबल्स हैं जो n डायमेंशंस तक जाते हैं, ये हमारे पास n डायमेंशंस तक जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कुछ और इस तरह से करते। तब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1, नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करें, तो ध्यान रखना, एक तो हमें i लेके आना है, एक हमें j लेके आना है। समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास अल्फा बीटा और एंड ओनली अल्फा बीटा है। प्रूफ में हमें एक i लेके आना है, एक हमें j लेके आना है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चंस हमें कन्वर्ट होता है। तो हमें जो प्रूफ करना होता है हम उसके राइट साइड के भाग को ध्यान में रखते हुए प्रूफ ही करते हैं। तो हमने माना एक बार या तो इसका i के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर j के रिस्पेक्ट में कर लेना, या आप इसका उल्टा कर लो, जो पहले आप इसका j के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, फिर आप इसका i के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो वन साइड आपको मैं बता देता हूं, फिर उल्टा आप प्रैक्टिस करते वक्त इसका करके देख लेना। तो मैं बोल रहा हूं, नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू i बोथ साइड वी गेट, विद रिस्पेक्ट टू i बोथ साइड वी गेट। अगर मैं इसका दोनों साइड में i के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो बताइए ये क्या है, s है। अब देखो यहाँ भी 2 प्रकार की बातें हैं, अक्स की पावर i के रिस्पेक्ट में करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है भाई, i नहीं, एक बार देखो अक्स की पावर अल्फा लगा ना, ये देखो ध्यान से देखना 1 मिनट कि ये अल्फा लगा हुआ है, ये बीटा, ये ए के नीचे आ रहे हैं अल्फा और बीटा। यस, अक्स की अल्फा है, अक्स की बीटा, ये अल्फा ए के नीचे आ रहा है, ये बीटा नीचे आ रहा है। मान लो मैं आई यहाँ अपने को क्या चाहिए, ए आई जे चाहिए। देखो 1 मिनट, पहले ए आई जे चाहिए, तो यहाँ अल्फा की जगह आई रखिएगा और बीटा की जगह आप जे रखिएगा। तो पहले हमें क्या लेके आना है, अक्स की आई। तो आप विद रिस्पेक्ट टू आई नहीं बोलोगे, अक्स की पावर आई, क्योंकि वेरिएबल भी तो चाहिए ना हमें। तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अक्स की पावर आई बोथ साइड वी गेट। समझ गए ना मैं अक्स की पावर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जो दिया हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए कि अगर मैं यहाँ ए आई जे लाना है
तो यहाँ आई रखूँ, यहाँ जे रखूँ। एल्फा की जगह आई रखा तो अक्स की आई बचा, अक्स की जे। तो एक बार तो आप अक्स की आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो और एक बार आप अक्स की जे की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो। अब देखो इस एस का किसके रिस्पेक्ट में करना है, अक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और इसका भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, अक्स की पावर आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। लिखना मत एक बार, ये आ गया अक्स की एल्फा और अक्स की बीटा। ठीक है, अब ये बताइए मैं डी लगाऊं या मैं डेल लगाऊं। अब ये भी लफड़ा है इसके अंदर कि इसमें डेल आएगा या डी आएगा। डिफरेंशिएशंस कर रहे हैं, अब अपने को नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखने हैं। यस, नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखने हैं। अगर हमारे पास ओनली एक वेरिएबल है तब तो डी लगा देंगे, और बहुत सारे वेरिएबल हैं तब हम क्या लगा देंगे, डेल लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है फॉर ऑल दी वेरिएबल, है ना भाई, फॉर और दीज वेरिएबल्स। इसका मतलब अपन डी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डेल लगाएंगे। ठीक है भाई, इसका मतलब हम डी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, डेल लगाएंगे। तो चलिए डेल लगाइए। इक्वेशन 1 का करेंगे तो ये तो आ जाएगा डेल एस किसके रिस्पेक्ट में भाई, आई के रिस्पेक्ट में, और एक्स की ऊपर आई लिया है क्योंकि यहाँ आई रखेंगे तो ऊपर आई आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इसके प्रोमिस, जो प्रोमिस कर रहा है कि आप ऐसा प्रूफ करोगे। तो यहाँ अगर आई लिया एल्फा की जगह तो एक्स की ऊपर आई आ रहा है, और ये हमेशा वेरिएबल की तो पावर ऊपर ही आएगी क्योंकि ऊपर ही डायमेंशंस को, डायरेक्शंस को डिनोट करती है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जो पीछे वाले लेक्चर्स में मैं बार बार बता रहा था कि x1 x2 x3 को आप रीड करोगे कि 1 2 3 यहाँ हमारे पास है सुपर स्क्रिप्ट है, 1 2 3 हमारे पास यहाँ सुपर स्क्रिप्ट है, और ये x1 x2 x3 हैं, ये हमारे पास 1 2 3 सब स्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इसमें आप इसमें चेंज कर लेना, यहाँ अक्स के नीचे नहीं आएंगे क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स एक प्रकार से डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ टेंसर्स आएंगे, जैसे A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। अब यहाँ 1 2 3 सब स्क्रिप्ट को डिनोट या रिप्रेजेंट करेंगे। तो पीछे वाले लेक्चर्स में मैं एक बार समझाना चाह रहा था कि अगर ऊपर आ जाए तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे आ जाए तो सब स्क्रिप्ट से। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे बोल दिया कि ये हमारे पास सब स्क्रिप्ट कहलाएंगी, केवल मैं वहाँ एक एग्जाम्पल्स लेना चाह रहा था। दरअसल ये कहलाएंगे, दरअसल हमारे पास है A1 A2 A3, तब हमारे पास 1 2 3 सुपर स्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे वाले 1 2 3 है वो सब स्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। वेरिएबल में हमेशा ऊपर ही आएंगे। तो ये एक प्रकार से, और ऊपर का मतलब ये है 1 2 3 नहीं है, ये हमारे पास ओनली एंड ओनली डायमेंशंस है। ठीक है, तो कहीं ऐसे मत मान के चलना कि कोई आप x1 x2 x3 ऐसे लिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं। वहाँ मेरा ऐसा मूल भाव ऐसे नहीं था, वो समझाना था कि अगर ऊपर लग के आ जाए तो वो सब स्क्रिप्ट और नीचे ऊपर लग के आ जाए वो सुपर स्क्रिप्ट और नीचे लग के आ जाए वो सब स्क्रिप्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल अगर होगा तो हमेशा ऊपर ही पावर होगी, भले ही आगे नीचे ही क्यों ना हो। इसका भी आज कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट बताते वक्त कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो करिए, इसका डिफरेंशिएशन डेल लग जाएगा दोनों साइड में, तो आप आराम से इसके दोनों साइड में क्या लगा सकते हो, डेल लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए लगाइए डेल, इस एस के लगा दिया और यहाँ लगाइए डेल, और नीचे आ जाएगा डेल एक्स की पावर आई। ठीक है, अरे बुक में देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, बट वहाँ थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि स्टेप्स रटा हुआ माना जाएगा। और बराबर जीरो तो आप कर ही देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर जीरो तो हम करते ही लाएंगे। ठीक है, तो इसको भी पूरा ही लिख दो बराबर जीरो। चलिए, ये तो रह जाएगा ऐसा कैसा, ऐसे लिख दो, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेल एक्स की पावर आई। अब यहाँ देखिए, एक्स की पावर आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स का होगा एल्फा बीटा कांस्टेंट रह जाएगा, ए एल्फा बीटा कांस्टेंट रह जाएगा। अब u इंटू वी का मतलब क्या होता है, पहले को छोड़ दीजिए दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले को छोड़ दीजिए दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए पहले का डिफरेंशिएशन, डेल एक्स की पावर एल्फा अपॉन डेल एक्स की पावर आई। देखिए हमने यहाँ क्या किया है, u इंटू वी मेथड लगा दिया भाई, एक्स इसके अंदर है, एक्स इसके अंदर है और एक्स इसके अंदर है, तो ये ए एल्फा बीटा तो हमने बाहर निकाल दिया, पहले को छोड़ दिया दूसरे का पार्शियल डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को एक्स की पावर बीटा को छोड़ दिया पहले का डिफरेंशिएशन। ध्यान देना है बी नहीं भाई, एल्फा और बीटा है। ठीक है, अब आप इसे अलग अलग वापिस से कर लीजिएगा, ये डेल एक्स की आई है, ये ए एल्फा बीटा है,
ये देखिए अक्स की एल्फा है। अब इसे क्या लिख सकते हो आप, और मैं साथ साथ मल्टीप्लाई भी करना चाहूँगा भाई, मैं ए एल्फा बीटा को इसी स्टेप्स में मल्टीप्लाई भी करना चाहूँगा। अब इसको मैं क्या लिखूँ, प्लस वापस ए एल्फा बीटा अक्स की पावर बीटा इंटू मैं इसे क्या लिखूँ, तो मैं साइड में पहले लिख लेता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रॉनिकर डेल्टा, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रॉनिकर डेल्टा। यस, साइड में मैं पहले लिख लेता हूं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉनिकर डेल्टा। अब आपको पता है क्रॉनिकर डेल्टा की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो ऊपर कौन है बीटा, नीचे कौन है आई, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ऊपर बीटा आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आई। बताओ क्रॉनिकर डेल्टा बन गया कि नहीं बन गया। एक समान होने चाहिए, अक्स है तो अक्स होना चाहिए और अक्स बार है तो अक्स बार होना चाहिए। यहां भी देखो अक्स एक समान है, अक्स एक समान है, ऊपर क्या है एल्फा, नीचे क्या है आई, तो यहां क्या लगाऊंगा, ऊपर तो मैं डेल्टा के एल्फा लगाऊंगा और नीचे मैं क्या लगाऊंगा, आई लगाऊंगा, नीचे मैं क्या लगाऊंगा भाई, आई लगाऊंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास डेल्टा, ऊपर एल्फा आ गया और नीचे हमारे पास ही आई आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो, क्योंकि हमने क्रॉनिकर डेल्टा की प्रॉपर्टी में ऐसे पढ़ा था कि डेल्टा आई जे है तो या तो अक्स अक्स होने चाहिए दोनों, और ये बार लगाना चाहो तो आप बार बार लगा सकते हो, और ये बार बार लगा सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये क्रॉनिकर डेल्टा बन गया और ये हमारे पास क्रॉनिकर डेल्टा बन गया है। ठीक है, अब यहां से थोड़ी सी एक चीज वापस आप ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंट क्या करना है, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, ए आई जे प्रूफ करना है। एक बार देखिए दो स्टेप्स आ गई, एक स्टेप सी ए प्लस एक स्टेप सी ए, एक स्टेप सी ए प्लस एक स्टेप सी ए, और देखो बराबर जीरो और लिखो भाई, इसके आप इसके बराबर जीरो और लिखो। ठीक है, तो मैं फिर से लिख लेता हूँ ए एल्फा बीटा अक्स की बीटा और ये डेल्टा, ऊपर एल्फा नीचे आई बराबर जीरो है। तो आपने देखा यहाँ मेरे को क्या चाहिए, ए आई जे चाहिए फर्स्ट स्टेप में। ये कोई जरूरी नहीं है, आपका हो सकता है आप पहले डिफरेंशिएशन करते वक्त एक्स की बीटा को बाहर छोड़ दो, एक्स की पावर एल्फा कैसे भी कर लेना, दोनों सिमेट्रिक हैं। सिमेट्री का मतलब समझता है ना, इस क्वेश्चन में आई की जगह जे रख दीजिए, जे की जगह आई रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी स्टेप में पहली वाली स्टेप्स के अंदर मैं एल्फा की जगह आई रखना चाह रहा हूँ या बीटा की जगह मैं आई रखूँ, आप मेरे को ये बताइए। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसको और इसको ध्यान में रखते हुए कोई सी भी एक टर्म की ओर ध्यान दीजिए। या तो आप इस बीटा की जगह आई रख लीजिए ताकि डेल्टा आई और आई 1 हो जाए, या इस एल्फा की जगह आई रख लीजिए ताकि आई और आई 1 हो जाए। कोई भी एक स्टेप्स में रखिए, या तो एल्फा के बराबर रखिए या आप बीटा के बराबर रखिए। ये दो टर्म हैं, देखिए आप, ये तो फर्स्ट टर्म है, आप लिख सकते हो एक बार अपनी जानकारी के लिए, ये तो फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकेंड टर्म है। ठीक है, ताकि हम इसको लैंग्वेज के अंदर एडजस्ट कर सकें। तो मैं क्या लिखूंगा लैंग्वेज के अंदर, यूजिंग शिफ्टिंग फर्स्ट टर्म, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसके अंदर बीटा की जगह क्या रख दो, आयोटा रख दो, बीटा की जगह क्या रख दो, आयोटा रख दो, वी गेट। ध्यान दीजिए केवल फर्स्ट टर्म में, या इसका उल्टा कर दीजिए, ओनली सेकंड टर्म में आप एल्फा की जगह आई रख सकते हो, ओनली सेकंड टर्म में आप एल्फा की जगह आई रख सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे भी आप कर सकते हो। और इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना तरह तरह से, ताकि छोटा सा लगने वाला क्वेश्चन आपको बताए कि इसका कितना अहम योगदान है टेंसर से एनालिसिस के अंदर। तो हमने रिप्रेजेंट किया, तो ये कितना आ जाएगा, डेल एस बाई डेल एक्स आई, डेल एस बाई डेल एक्स आई, 3 बराबर के साइन लगा दीजिए। और ये ए एल्फा बीटा, ए एल्फा, ध्यान देना इस फर्स्ट टर्म के अंदर हमें क्या शिफ्ट करना है, बीटा की जगह आई, तो ए एल्फा, बीटा की जगह मैं क्या लिखूं भाई, आई लिख दिया, इनटू में एक्स की पावर एल्फा ऐसा कैसा, और बीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, आई लिखूंगा, बीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा, प्लस सेकंड टर्म ऐसा कैसा छोड़ दो। अब ऐसा नहीं कि इस बीटा की जगह भी आप आई लिख दोगे, नहीं, अब हमें सेकंड टर्म को ऐसा का ऐसा छोड़ना है ताकि हम अपना आंसर्स एडजस्ट कर सकें। ठीक है, कि क्रॉनिकर डेल्टा को इस या क्रॉनिकर डेल्टा की हेल्प से इस वैल्यू को इस फॉर्म में शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है क्रॉनिकर डेल्टा का प्रयोग करते हुए।
ओके भाई, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी। अब आपको पता है डेल्टा आई और आई 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ए एल्फा आई और x की पावर एल्फा इंटू 1, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा कैसा, ए एल्फा बीटा x की बीटा और ये डेल्टा एल्फा आई, ये डेल्टा एल्फा आई, ये हमारे पास है ऐसा का ऐसा, और ये बन गया हमारे पास डेल एस अपॉन डेल एक्स आई के बराबर। और देखो इसके भी बराबर 0 चल रहा है भाई, उस 0 को मत भूल जाना। ये आ गया है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा इसे, ठीक है। उल्टा करो, उल्टा कर देना, बीटा वाले की अल्फा की जगह आई लिख के सेकंड टर्म में लिख देना या आप फर्स्ट टर्म में लिख देना। अब आप ये मत सोचना सर आपने एक प्रॉपर्टी ऐसी लिखवाई थी डेल्टा आई आई इज इक्वल टू कैपिटल एन होता है, मैं तो यहाँ एन लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा वहाँ एन डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ भी हमारे पास ये 1 है डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्मली हम आई और जे बराबर हो जाएंगे तो हम 1 ही लिखेंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही रेयर केसेस में थ्योरम्स प्रूव करते वक्त डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ध्यान दिया आपने, पहले हमने किसके रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन, x की पावर i में, क्यों, ताकि मैं इस i को ला सकूं। ये i कब आएगी, जब एल्फा की जगह i रखता हूं तो x की आई, फिर आप बीटा की जगह j रखेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, j आ जाएगी, क्योंकि हमें j भी चाहिए। तो पहले तो हमने x की पावर i के रिस्पेक्ट में किया, अब हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर j के रिस्पेक्ट में। अगर आप उल्टा करते हो, पहले j के रिस्पेक्ट में करते हो तो फिर आप i के रिस्पेक्ट में कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई भी वो सोचने वाली बातें नहीं है, ठीक है। तो अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशंस 2। अब आप लिखिए अगेन, अब हमें दोबारा से डिफरेंशिएशंस करना है इस इक्वेशंस नंबर 2 का। अगेन डिफरेंशिएशंस इक्वेशंस 2 विद रिस्पेक्ट टू x की पावर j बोथ साइड वी गेट, ठीक है भाई। अब की बार किसका करना है, इस इक्वेशंस नंबर 2 का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x की पावर j के रिस्पेक्ट में, दोनों साइड्स में। तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो, और डेल आएगा या डी आएगा, तो आपको पता है ऑल दीज वेरिएबल हैं तो फिर से डेल ही आएगा। तो एक तो हमें इसका करना है, एक तो हमें इसका करना है किसके रिस्पेक्ट में भाई, डेल बाई डेल x की पावर j के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखना, एक तो इसका करना है 3 बराबर के साइन, एक हमें इसका भी x की पावर j के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये तो है a एल्फा आई x की एल्फा, और ये है हमारे पास a एल्फा बीटा डेल्टा की एल्फा आई और x की बीटा। कैसे भी लिख लो, ये पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया, और बराबर में क्या है, 0 है। तो दोनों साइड में हमने क्या लगा दिया, डिफरेंशिएशन डेल बाई डेल x की j, डेल बाई डेल x की j और डेल बाई डेल x की j। अब आप इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा और इससे हमारा रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, डेल को डेल से करेंगे तो ये आ जाएगा डेल 2s अपॉन डेल x की j डेल x की i, डेल x की j डेल x की i, ठीक है। एक तो ये हो गया, 3 बराबर के साइन लगाओ इक्वल के, यहाँ x की पावर j के रिस्पेक्ट में करना, तो आपको पता है एल्फा और i दोनों क्या हैं, कांस्टेंट है। x की एल्फा का ही तो करना है ना, तो ये कितना आ जाएगा, डेल x की एल्फा, मतलब इसके साथ लगा दो डेल बाई डेल x की j, इसके साथ लगा दो डेल x बाई डेल j, ठीक है। प्लस ये कांस्टेंट a एल्फा बीटा कांस्टेंट है, डेल्टा की पावर एल्फा और i भी कांस्टेंट है, x की बीटा के लगा दो डेल x की बीटा अपॉन डेल x की j अपॉन डेल x की j, ठीक है। डेल बाई डेल x j लगाना है तो इसके हमने डेल बाई डेल x j लगा दिया है, ओके। अब देखो फिर से क्रॉनिकर डेल्टा की हेल्प लीजिए, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी डेल 2s बाई डेल एक्स जे इंटू डेल एक्स की आई, 3 इक्वल के साइन, ये कितना आ गया, a एल्फा आई। बताइए लगेगा कि नहीं क्रॉनिकर डेल्टा की प्रॉपर्टी, यस, एक्स और एक्स सेम है तो ऊपर एल्फा, ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल्फा और नीचे क्या आ जाएगा, j आ जाएगा, ठीक है। a एल्फा बीटा डेल्टा की एल्फा और i, ये कितना बचेगा भाई, डेल्टा की पावर, बताइए x और x एक समान है, ये ऊपर बीटा आ जाएगा और नीचे j आ जाएगा,
ऊपर बीटा आ जाएगा और नीचे हमारे पास जे आ जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। और साइड में फिर से लिख देना कि यूजिंग क्रोनिकर डेल्टा, यूजिंग प्रॉपर्टी हो, पूरा नाम लिखना भाई, लिखने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाना क्योंकि पूरे 10 नंबर का सवाल है। बुक्स में बिल्कुल शॉर्टकट मारा गया है, ये उसका खुद का पर्सनली इश्यूज है। यहाँ भी अपना आपने इंटरनली मार्केटिंग काम करती है, इस वजह से बुक को पतला बना के बेच दिया गया। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रोनिकर डेल्टा, ठीक है, क्रोनिकर डेल्टा। तो ऐसे मत समझना कि बुक्स में ऐसे छोटे मोटे, उसमें बुक्स में उसका पर्पज़ एक अलग है, हमारा पर्पज़ है हर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास से क्लियर हो, ठीक है। और बिल्कुल आपको एग्जाम में फुल डिटेल से लिखना है, तब जाके वो आपको 100% 10 में से 10 नंबर देगा, तब जाके आप अच्छी परसेंटेज वगैरह लेके आओगे। ओके भाई, तो यहाँ तक अपने पास ये रिजल्ट्स आ गया। अब आप देखिएगा चाहिए क्या है और हमें करना क्या है। अब तो आप ये देखिएगा चाहिए क्या और करना क्या है ना। कुछ ऐसा करो ताकि हमारे पास ये रिजल्ट से ये प्रूफ ही हो जाए। हमें इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, देखिए हमें इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। ये कब हटेगा, जब जे और जे बराबर हो जाए। तो अल्फा की जगह क्या शिफ्ट करें भाई, जे शिफ्ट करें, ठीक है। अल्फा की जगह हम क्या शिफ्ट करें, जे शिफ्ट करें। और कौन सी टर्म में, फर्स्ट टर्म में। फिर से बोल सकते हो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, या इस अल्फा की जगह तो पूरे में ही कर दो अब की बार। पहले बात तो अलग थी क्योंकि दोबारा डिफरेंशिएशन करना था, तो हम लिखेंगे नाउ शिफ्टिंग अल्फा की जगह आप लिख दो, ध्यान देना जे करना है इन अबव इक्वेशंस, क्योंकि आप इसके नीचे लिखोगे तो ये ऊपर ही हुए ना इसके, इन अबव इक्वेशंस वी गेट, इन अबव इक्वेशंस वी गेट, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये del 2s बाई del x की j और del x की i, तीन बराबर के साइन हैं। अल्फा की जगह जे रखना है तो ये आ गया ए जे आई, और ये आ जाएगा डेल्टा जे और जे, डेल्टा जे और जे। उल्टा आ जाओ, प्लस ए, अल्फा की जगह क्या रखना है, जे रखना है, ध्यान से अल्फा की जगह क्या रखना है, जे रखना है। तो ये जे आ गया और ये बीटा आ गया, और ये इंटू में कितना आ गया, डेल्टा की अल्फा आई और ये डेल्टा की बीटा जे, ये डेल्टा की अल्फा की जगह क्या रख दिया हमने, जे रख दिया। तो इस अल्फा की जगह भी आप जे रखिएगा, इस अल्फा की जगह भी जे रखिएगा, और ये डेल्टा बीजे ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस जे की जगह देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है ये हमारे पास ए जे आई बन जाएगा, ठीक है, ये 1 बन जाएगा, सेम हो गया ना जे और जे। ये ए जे और बीटा है, यहाँ देखिए ये जे से जे कैंसिल्स हो जाएगा, ये डेल्टा बीटा आई बन जाएगा, ये डेल्टा बीटा आई बन जाएगा, ठीक है। शायद आपको इसमें दिक्कत हो, बट ऐसे करके देखना, जो भी ऐसे कटते हैं या ऐसे कटते हैं। मान लो ऐसे लिखा हुआ है डेल्टा आई जे और इनटू डेल्टा जे के, तो ये भी अपने आप में चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, यस, चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन से, मतलब जैसे जे एक समान है तो आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा आई के। अगर उल्टा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये डेल्टा जे आ गया और ये जे और के आ गया, तो आप जैसे जैसे भी कट कर सकते हो। तो आपने देखा ये जे और जे एग्जाम में मत काटना, एक बार मैं समझा रहा हूँ कि ये एक प्रकार से हमारे यहाँ से गायब हो गया। तो ऊपर तो कौन बच गया, बीटा, और नीचे कौन बच गया, आई बच गया। अब फिर से शिफ्ट कर दो बीटा की जगह आई, अब फिर से लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, बीटा की जगह आप आई शिफ्ट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, आई और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है। तो फिर से देखो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा ए जे आई प्लस ए आई जे, ठीक है भाई। ये जे और बीटा था ना, बीटा की जगह हमने आई कर दिया, ये ए जे आई क्यों आ रहा भाई, एक ए आई जे आना चाहिए था, कहाँ छोड़ दिया भाई हमने इसको उल्टा, यहाँ हमने इसको उल्टा इसी स्टेप्स में छोड़ दिया क्या, जे और बीटा, जे और बीटा, जे की जगह बीटा रखो, बीटा की जगह जे रखो, ऐसे करके देखेंगे। यहाँ देखो एक मिनट, उतार ज़्यादा जल्दीबाजी मत करना भाई, क्योंकि सीखने के लिए आए हैं तो यहाँ हम सीख के ही जाएंगे, है ना। अगर ये स्टेप्स है हमारे पास है, ऐसे है,
क्योंकि यहाँ हमारे पास ए जे आई तो आ गया है, ए जे आई आ गया है, अब हमें ए आई जे चाहिए, ए आई जे चाहिए तो ये रिप्लेस होने चाहिए आपस में, है ना। तो मान लो एक बार ऐसे करके देखते हैं, बीटा की जगह जे रख लिया और जे की जगह अगर हमने बीटा रख लिया तो जे की जगह बीटा रख लिया, बीटा की जगह जे रख लिया, जे की जगह बीटा रख लिया और बीटा की जगह जे रख लिया, ठीक है। जे की जगह बीटा रख लिया, बीटा की जगह जे रख लिया। अब आप सोचना ये हमेशा ऐसे ही कटते हैं, ठीक है, ऐसे मत काटना भाई, इसको ऐसे ही काटना, सॉरी ऐसे ही कटेंगे। पहले जे से जे कट रहा था, बीटा से बीटा, इंटरचेंज कर लेना क्योंकि हमें ए आई जे लेके आना है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि कौन कैसे कट रही है। मैं अभी साइड में और बता ही देता हूँ बताना क्या है, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने लिख दिया डेल्टा आई जे, समझना एक बार ऐसे लिख दिया डेल्टा आई जे और डेल्टा जे के। अब आपको पता है डेल्टा आई जे को आप कैसे लिख सकते हो, डेल अक्स की आई और डेल अक्स की जे, और इसको क्या लिखोगे, डेल अक्स की जे, सेम होना चाहिए ना, अक्स अक्स डेल अक्स की के, देख लो कैंसिल हो गई, यही बचेगा, क्या बचा, डेल अक्स की आई डेल अक्स की के, और इसको आप क्या लिखोगे, डेल आई के। तो क्रोनिकल डेल्टा चाहे उल्टा लिख लो, चाहे ये वैसे तिरछा करके काटो, चाहे ऐसे तिरछा करके काटो, आएगा वही। तो हमने आपस में ही इंटरचेंज कर दिए हैं इसके अपने रिजल्ट्स मिलाने के लिए, जे की जगह बीटा और बीटा की जगह जे। फिर आप बीटा की जगह आई शिफ्ट कर देना, तो ये ए आई जे, ये आई और आई, और ये हमारे पास है जे की जगह क्या शिफ्ट करोगे भाई, देखिए बीटा की जगह हमें आई रखना, तो ये आई और ये जे और आई आ जाएगा, ठीक है। ये हट नहीं रहा, ये इधर से छोटी सी एक माइनर सी प्रॉब्लम से आप देख लेना भाई, ये ए आई जे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। शायद एक स्टेप्स यहाँ करते वक्त हमारी छूट गई होगी, ठीक है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये ए जे बीटा है, ये हमारे पास है डेल्टा बी जे के बराबर आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ एक छोटी सी स्टेप्स रह गई है, कोई ना कोई लैंग्वेज लाइन्स लिखते वक्त ही इधर उधर हो गई होगी, आप इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना। और ये आपसे प्रूफ होके फिर देखो ये वाली लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, स्टार्टिंग में हमने इसको किसके बराबर माना था, देखो स्टार्टिंग में हमारे पास गिवन तो यही था ना, तो ये तो हमने रिप्रेजेंट किया था, तो इस रिप्रेजेंट को आप वापस हटा देना, तो इस रिप्रेजेंट को वापस हटा देना, तो आपके पास ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू 0 प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा, एक दो लाइन छुट्टी होंगी, ऊपर नीचे शिफ्ट करके ही आपको इसके पैरेलल लेके आना है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल था जो हमने क्वेश्चंस के रूप में लिखा, और आपने देखा होगा कि दिखने में जितना इजी है उतना है नहीं, इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह हैं, वो हिडन प्रॉपर्टियां हैं। क्रोनिकल डेल्टा की इसके अंदर बार बार यूज हो रहा है, वो भी अपना अलग अलग फॉर्म लेके, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास से क्वेश्चंस हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास से इसमें 3 ही एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 आपको नहीं करने हैं भाई, ठीक है। और या अगर आपने एक बार लिखना चाहो तो एक बार लिख लो, अगर हो सकता है किसी स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं हो तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखे हैं। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखो इसको, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में ऐसे दे रखा है A1K और B1 प्लस AK2B2 B2 प्लस डैश 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 प्लस AKNBN। ये बोल रहा है कि आइंस्टीन सुमेशन कन्वेंशंस के रूप में लिखिए। आइंस्टीन कन्वेंशंस में आइंस्टीन क्या करे, इसको इकट्ठा करके लिख देता है। तो देखिए फिक्स कौन चल रहा है, K फिक्स चल रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, K हमारे पास है फिक्स आ जाएगा। ये देखिए 1 2 से चेंज होता है, इसको आप कुछ मान लो, जैसे मान लो I मान लिया, तो ये B की पावर भी क्या आ जाएगी, I आ जाएगी। करके देख लो एक बार, I की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 1, 2 रखेंगे तो 2 2, n रखेंगे तो n n। आप चाहो तो यहाँ J भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास आइंस्टीन सुमेशंस कन्वेंशंस के मतलब इसको शॉर्टकट रूप में लिख दिया है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा इसी के अंदर से एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर ही सेकंड दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है DS2 इज इक्वल टू G11 D अक्स 1 का होल स्क्वायर, ये अलग बात है भाई, प्लस G22 D अक्स 2 का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है, प्लस डैश 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 GNN D अक्स n का होल स्क्वायर, प्लस फिर डिफरेंट आ गए G12 dx की 1 dx की 2, फिर G21 dx की 2 dx की 1,
प्लस डैश 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 प्लस G1N dx की 1 dx की n। एक बार इसका उल्टा कर लो, Gn1 dx की n dx की 1। ये बोला कि आप इसे भी शॉर्टकट लिखिए। तो इसे शॉर्टकट लिखने का क्या तरीका है, ds2 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, क्या जा रहा है, G11 जा रहा है, 22 जा रहा है, Nn जा रहा है, फिर 12 आ रहा है, 21 आ रहा है, 1n आ रहा है, N1 आ रहा है। मतलब एक तो ये है Gi और J आ रहा है, एक तो ये Gi और J आ रहा है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो dx1, देखो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो G11 dx1 dx1, 2 टाइम्स है ना, होल स्क्वायर है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो G22 dx2 dx2 और ऐसे Gnn xn। तो ये क्या बन जाएगा, dx की i और dx की j। आप इसे शॉर्टकट कैसे लिख सकते हो, ds2 इज इक्वल टू dx की i इंटू dx की, जैसे 1 रख के देखो, i की जगह भी 1 रख दिया, मान लो आपने i की जगह 1 रख दिया, j की जगह भी आपने 1 रख दिया, तो ये क्या बन गया, dx1। मान लो i की जगह आपने 2 रख दिया, j की जगह 2 रख दिया, तो ये बन जाएगा, nn रखेंगे तो ये बन जाएगा। अब मान लो आपने उल्टा कर दिया इसका, क्या, मान लो i की जगह आपने 1 रखा, j की जगह 2 रखा, देखो ये बन गया। अब बोला नहीं, उल्टा करो, i की जगह 2 रखो, i की जगह 2 रखा, j की जगह 1 रखा, देख लो हमारे पास ही ये बन गया। कैसे भी करके देख लो, ऑल ऑफ दीज। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन के रूप में हमने लिख लिया है। और ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आप इस रिजल्ट्स को वेरी 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 इंपॉर्टेंट के नाम से लिखिए। ये रिजल्ट हमारे पास कहीं भी अप्लाई हो सकता है। और अगर मैं आपको बात करूं, अभी तो चलो ठीक है, काम चल जाएगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इस ds2 को सीधा काम में लेंगे। आगे हम इस क्वेश्चन में ds2 को सीधा काम में लेंगे। यहाँ Gij है, ये हमारे पास एक प्रकार से टेंसर कहलाता है, आप तो ऐसे ही समझ लेना, एक प्रकार से ये Gij टेंसर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हमारे पास S है, वो स्पेस है, स्पेस देखो S है, वो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, स्पेस इन एन डायमेंशंस को, स्पेस इन एन डायमेंशंस में S है, वो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 4 के लिए लेके चले, मान लो हमारे पास ऐसे आ गया, 4 पॉइंट आ गए x y z और t। तो ये आप एक बार ऐसे भी पढ़ोगे, ds2 इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर से, और सब माइनस के अंदर आएंगे। मतलब मैं एक रिजल्ट है आपको अभी इन फ्यूचर्स छोड़ देता हूँ। एक रिजल्ट ऐसे आएगा, सी स्क्वायर dt स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर है। वो रिजल्ट हमारे पास इस टेंसेस की वजह से ही आ रहा है। और ये आगे चल के हमारे पास MSc फाइनल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी में हर एक यूनिट के अंदर ये रिजल्ट्स बार बार हमारे पास वहाँ काम आएगा। तो एक बार 1 रखेंगे तो G11 dx1 का होल स्क्वायर, एक बार dx2 का होल स्क्वायर, एक बार dx3 का होल स्क्वायर। इनके डायरेक्शन के लिए कोफिशिएंट -1 और इसके लिए लाइट ऑफ वेलोसिटी, ये c वहाँ लाइट ऑफ वेलोसिटी है, प्रकाश का वेग कहलाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज ये, चलो अब अभी तो बहुत बार काम में आएगा, आगे चल के कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट जब हम क्रिस्टोफोल सिंबल पढ़ेंगे तब भी हमारे पास यही रिजल्ट काम में आएगा। तो ये रिजल्ट तो मैं आपको बार बार सिखा दूंगा। तो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा टेंसर है, ये MSc फाइनल के एक पेपर में एंटर हो जाएगा। तो आपको वहाँ बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली। जैसे ही आप उसमें पेपर में आओगे तो हर एक चीज़ आपको पहले से ही पढ़ा हुआ लगेगा। ठीक है, तो एक तो ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1 था। इसी प्रकार देखो जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिस स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो देख लेना, इसको मत करना। वैसे एक बार ऐसे समझा रहा था कि देखो ये इस प्रकार से ऐसे शॉर्टकट में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसका आप रिजल्ट लिख लो, उसके रिजल्ट हमारे पास काम आ जाएंगे। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 2 कह रहा है सो दैट कि डेल्टा आई जे, जो मैं अभी समझा रहा था ना, वो साइड में लिख के बताया था कि डेल्टा आई जे इंटू डेल्टा जे के, तो बताओ जे से जे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल आई और के। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट था जो हमने वहाँ लिखा था। ठीक है, इसको ओपन कर लो। दूसरा क्या है, डेल एक्स की पावर, ये रिजल्ट ही मान के चलोगे भाई अब। ठीक है, इस क्वेश्चन से अब आपको वो क्वेश्चन सही भी हो जाएगा, जो लास्ट में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक आ रही थी ना, अब सही हो जाएगा वो। दूसरा है डेल एक्स की के, और नीचे है डेल एक्स की जे, और नीचे है डेल एक्स की जे,
और यहाँ मान लो ऊपर नीचे मैंने ऐसे लगा दिया डेल एक्स की बार आई और डेल एक्स की बार आई, है ना भाई, डेल एक्स की बार आई और डेल एक्स की बार आई। अब आप सोच के देखो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास है डेल एक्स की के अपॉन डेल एक्स की जे। तो भाई ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, हालांकि ये चेन रूल से आएगा पर एक बार इसको इग्नोर करके देखें ऐसे तो ये बचेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखो समान एक समान आएगी ना, इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या ऐसा, नहीं, क्योंकि ये एक्स है ये एक्स बार है। यहाँ भी नहीं लिख सकते इसको आई और जे, क्यों, क्योंकि ये बार है और ये सिंपल है। यहाँ लिख सकते हैं ये के आ जाएगा और ये जे आ जाएगा, तो सिंपल ही लिख लो इसे, ऊपर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा और नीचे ये जे आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना, चलते चलते क्रोनिकर डेल्टा को ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है, और चलते चलते क्रोनिकर डेल्टा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, चलते चलते क्रोनिकर डेल्टा को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसमें दे नहीं रखा है, थर्ड मैं बना देता हूं, उल्टा भी हो सकता है इसका, जैसे अक्स बार के आ गया और नीचे अक्स बार जे आ गया। अगर यहाँ सिंपल अक्स की आई आता है तो ये हमारे पास देखो, फिर से इग्नोर करके देखो, अक्स बार एक समान आ गए तो ऊपर हमारे पास के बन गया, नीचे हमारे पास ही जे बन गया। तो ये एक प्रकार से वैसे तो रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, एग्जाम में नहीं बोलेगा, ये आप मान के चलिए। ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये भी हमारे पास क्या है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रोनिकर डेल्टा है, ये भी हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रोनिकर डेल्टा है, ठीक है भाई, ये भी हमारे पास एक क्रोनिकर डेल्टा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास छोटे छोटे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, तीनों एग्जाम्पल हमारे पास से कंप्लीट हो गए। तो हमको एक प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में लिखना है, बाकी के 2 आपको स्टेटमेंट लिखने की। ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनिकर डेल्टा जो आपने पहले लिखा था, रफ में लिखा होगा, उसी में ये प्रॉपर्टी और जोड़ लो, है ना भाई। वहाँ हमने 4 प्रॉपर्टी पहले से लिखी थी, 1, 2, 3 और 4, वहाँ उनको और एडजस्ट कर लो कि ये भी हमारे पास क्या है, एक प्रकार से प्रॉपर्टी ही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप हमेशा रफ कॉपी में लिखो फिर पूरा समझो। अब रफ में लिखा हुआ होगा तो अब फेर में लिखते वक्त ये 3 प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएंगी, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 के रूप में, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एक जो हमारे पास डेल्टा, क्रोनिकर डेल्टा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे। अब हमारे पास से नया टॉपिक है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टेंसर क्या होता है। यस, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेंसर। जो हम बार बार टेंसर पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास कितने प्रकार का होता है, ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ टेंसर से ये हमारे पास कितने प्रकार का होता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ लेंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहीं से पूरी की पूरी आगे की यूनिट कन्वर्ट होने वाली है। इसके अंदर तो कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर आएगा, एक कोवेरिएंट टेंसर आएगा, एक बार फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएंगे, एक बार सेकेंड ऑर्डर के लिए आएंगे, एक बार हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए आएंगे। तो अगर आप क्रोनिकर डेल्टा और कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट अगर आप फर्स्ट, सेकंड और हायर ऑर्डर के लिए सीख जाते हैं, तो आगे जो हमारे पास नेक्स्ट 5th यूनिट आएगी जिसमें क्रिस्टोफल सिंबल्स वगैरह आएंगे, वो हमारे पास ऑलरेडी बहुत ही इजी बन जाएंगे, अदरवाइज अपने समस्या आती जाएगी। इसलिए आगे के लेक्चर्स 3, 4, 5 किसी भी कीमत पे मिस मत करना। और देखो इंपॉर्टेंट सारे के सारे लेक्चर्स हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे हर एक में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ये टेंसर्स है, बातें वही हैं, बस इसको लिखने का डिजाइन बदल गई, अपने आप में अपने आप को VIP रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे ऐसे लिख के ऐसे लगेगा, एक अलग सी फीलिंग आएगी कि हाँ हमने आज कुछ ही सीखा है, ठीक है। बाकी चीज़ें इजी हैं अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक अच्छी प्रोसेस से मेंटेन करते हो तो, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में अगर मैं और ये टाइप्स ऑफ टेंसेस बताने लगूंगा तो तीनों डेफिनेशंस एक साथ बताऊंगा मैं, कॉन्ट्रा वेरिएंट, कोवेरिएंट और इनवेरिएंट। तो तीनों डेफिनेशंस को आपस में समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप बोर हो जाओगे। और वैसे भी आपको पता है MSc है, बोर तो नहीं होगे। हर लगभग 60, 70, 80 मिनट तो आपको अप्रोक्सीमेटली देनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहो कि मैं 20 मिनट 25 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बनाऊं, वाजी करूं, तो मैं बता रहा हूं हो सकता है एक बार अस्थायी समय के लिए वाजी हो जाएगी, बट उसके बाद आपकी खुद की भी यही हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम दीजिए, पूरा टाइम दीजिए, जितना टाइम अभी दिया है उतना ही आप प्रैक्टिस करके एक बार अपना फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर 2 महीने में भी एक बार रिवीजन हो जाता है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल शॉर्टकट मार दिया, ऐसे बैठे हो और ऐसे बैठ के ऐसे देख रहे हो हाँ ठीक बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ऐसे जज मत बनना। अपना पेन और रफ कॉपी साथ लेके रखना, क्योंकि ये टेंसर है, इधर उधर घूम गए। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें लास्ट में हम घूम गए हैं और मैं वापस नहीं बता सकता वो कहाँ घूमे, बट आप वापस से सही प्रोसेस से स्टेप्स देखोगे राइट साइड का ध्यान में रखते हुए तो आपसे हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर और उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ए टेंसेस। ओके भाई।